नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। मोदी नेतन्याहू की अचानक हुई फोन पर बातचीत, रणनीतिक साझेदारी और आतंकवाद पर हुई बात। कांग्रेस ओवैसी से बीजेपी के गठबंधन पर भड़के फडणवीस, कहा किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं। सोमनाथ मंदिर पर नेहरू के रुख को लेकर बीजेपी का बड़ा दावा, दस्तावेज दिखाकर साधा निशाना। तमिलनाडु में हिंदुओं पर अत्याचार का दावा झूठा, स्टालिन ने किया अमित शाह पर पलटवार। और केकेआर विवाद पर उमर अब्दुल्ला का तीखा बयान, बोले खेल को सियासत से जोड़ना गलत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आज फोन पर बातचीत की है। इस अचानक हुए कॉल से कूटनीतिक हलकों में हलचल पैदा हो गई है। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेतन्याहू और इजराइल की जनता को नए साल की शुभकामनाएं दी। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय हालात पर भी विस्तार से चर्चा की। आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने के संकल्प को दोहराया गया। पीएम मोदी ने इस बातचीत की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा की। पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा है कि आने वाले साल में इंडिया इजराइल रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति पर अपने विचार साझा किए। आतंकवाद के हर रूप और अभिव्यक्ति के खिलाफ सख्त रुख अपनाने पर सहमति बनी है। इससे पहले 10 दिसंबर 2025 को भी दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच फोन पर बातचीत हुई थी। उस समय भी रिश्तों में प्रगति पर संतोष जताया गया था। दोनों नेताओं ने आपसी हितों के लिए सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई थी। लगातार संपर्क में बने रहने पर भी सहमति बनी थी। इस बातचीत में पश्चिम एशिया की स्थिति एक अहम मुद्दा रही। प्रधानमंत्री मोदी ने निष्पक्ष और स्थायी शांति के प्रयासों के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की है। इसमें गाजा शांति योजना के शीघ्र कार्यान्वयन की बातचीत भी शामिल है। आपको बता दें कि इजरायली प्रधानमंत्री का दिसंबर 2025 का भारत दौरा रद्द हो गया था। यह तीसरी बार था जब उनकी यात्रा टाली गई। दिल्ली में नवंबर 2025 में हुए धमाके के बाद सुरक्षा कारणों को लेकर अटकलें लगी थी। ऐसे में यह फोन कॉल दोनों देशों के मजबूत रिश्तों का संकेत माना जा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अंबरनाथ और अकोट नगर परिषद में कांग्रेस और एआईएमआईएम के साथ हुए स्थानीय गठबंधन पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भाजपा किसी भी परिस्थिति में कांग्रेस या ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन स्वीकार नहीं कर सकती। अंबरनाथ में कांग्रेस और अजीत पवार गुट की एनसीपी के साथ भाजपा के गठबंधन और अकोट में एआईएमआईएम के साथ समझौते को लेकर सीएम ने नाराजगी जताई है। फडणवीस ने इसे पार्टी की विचारधारा के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा है कि इस तरह के फैसलों की पार्टी नेतृत्व से कोई अनुमति नहीं ली गई है। यह भाजपा की मूल नीति और सिद्धांतों के विपरीत है। ऐसे गठबंधन से पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचता है। देवेंद्र फडणवीस ने इन गठबंधनों को संगठनात्मक अनुशासन का उल्लंघन करार दिया है। उन्होंने कहा है कि स्थानीय स्तर पर इस तरह के निर्माण लेना पार्टी नियमों के खिलाफ है। सीएम ने निर्देश दिए हैं कि ऐसे सभी गठबंधन तुरंत समाप्त किए जाएं। साथ ही जिन नेताओं ने बिना अनुमति ये कदम उठाया है उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। किसी भी स्तर पर समझौता स्वीकार्य नहीं है। पार्टी नेतृत्व इस पर सख्त नजर रखे हुए है। उन्होंने चेतावनी दी है कि भविष्य में ऐसी गलती दोहराने वालों पर कठोर कार्रवाई तय है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया है कि सोमनाथ से सबसे अधिक नफरत पंडित नेहरू को थी। त्रिवेदी ने कहा है कि ऐतिहासिक आक्रांताओं ने मंदिर को भौतिक नुकसान पहुंचाया था, लेकिन नेहरू के विचार भगवान सोमनाथ के प्रति नकारात्मक थे। उन्होंने इस दावे के समर्थन में कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज साझा किए हैं। भाजपा नेता के मुताबिक ये मुद्दा भारत की सभ्यता चेतना से जुड़ा है। उन्होंने इसे सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि विचारधारा का सवाल बताया है। सुधांशु त्रिवेदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नेहरू के कथित पत्र का हवाला दिया है। उन्होंने कहा है कि यह पत्र पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को लिखा गया था। इस पत्र में नेहरू ने सोमनाथ से जुड़ी कथाओं को झूठा बताया था। भाजपा प्रवक्ता का आरोप है कि यह भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रति कमजोर रुख दर्शाता है। उन्होंने कहा है कि यह पाकिस्तान के दुष्प्रचार का सामना करने के बजाय उसे संतुष्ट करने का प्रयास था। त्रिवेदी ने इसे वैचारिक आत्मसमर्पण करार दिया। भाजपा नेता ने यह भी दावा किया है कि नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का खुला विरोध किया था।
उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और अन्य नेताओं को पत्र लिखे थे। इन पत्रों में मंदिर निर्माण और उद्घाटन समारोह पर आपत्ति जताई गई थी। आरोप है कि नेहरू ने मुख्यमंत्री को भी इस मुद्दे पर पत्र भेजे थे। उन्होंने विदेशों में भारत की छवि खराब करने की बात कही थी। यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ जाने वाले थे। 8 से 11 जनवरी तक आयोजित स्वाभिमान पर्व से पहले यह मुद्दा सियासी बहस बन गया है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आरोपों पर कड़ा जवाब दिया है। एक सरकारी कार्यक्रम में बोलते हुए स्टालिन ने कहा है कि राज्य में हिंदुओं के अधिकार छीने जाने का दावा पूरी तरह झूठा है। तमिलनाडु में सभी धर्मों के लोगों की आस्था और धार्मिक अधिकारों का समान रूप से सम्मान किया जाता है। गृह मंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह के निराधार आरोप शोभा नहीं देते। स्टालिन ने आरोप लगाया है कि इस तरह की बयानबाजी समाज में तनाव और विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि तमिलनाडु में नफरत की राजनीति को कभी कामयाबी नहीं मिली है। आपको बता दें कि इससे पहले अमित शाह ने पुदुकोट्टई की रैली में डीएमके सरकार पर हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार का आरोप लगाया था। शाह ने कहा था कि राज्य में हिंदू परंपराओं और पूजा पद्धतियों का अपमान किया जा रहा है। अयोध्या राम मंदिर भूमि पूजन के समय बिना सूचना के कर्फ्यू लगाया गया। शाह ने डीएम के नेताओं पर सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया कहने का भी आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया है कि हिंदू जुलूसों और मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाई जाती है। शाह ने स्टालिन पर संविधान की भावना तोड़ने का आरोप लगाया था। इन्हीं बयानों के जवाब में अब मुख्यमंत्री स्टालिन ने केंद्र सरकार और गृह मंत्री पर निशाना साधा है। क्रिकेट और सियासत के मेल पर एक बार बहस फिर तेज हो गई है और इस बार मुद्दा बना है केकेआर विवाद। बीसीसीआई के निर्देश पर कोलकाता नाइट राइडर्स से बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने खुलकर प्रतिक्रिया दी है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वे खेल को सिर्फ खेल की तरह नहीं देखते हैं, बल्कि ये लोग धर्म और राजनीति की नजर से उसे देखते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि सवाल उन लोगों से पूछा जाना चाहिए जो हर चीज में मजहब ढूंढते हैं। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि कुछ लोग खिलाड़ियों को खेल के हुनर से नहीं बल्कि उनके धर्म से आंकते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा है कि जब फुटबॉल टीम में मुसलमान खिलाड़ी ज्यादा थे तो आपत्ति थी, अब जब क्रिकेट टीम में मुसलमान कम हुए हैं तो वही लोग चुप हो गए हैं। उमर ने कहा है कि शिक्षा, खेल और यहाँ तक कि खाने पीने में भी धर्म घसीटा जा रहा है। ये सोच समाज के लिए खतरनाक है। केवल खेल ही नहीं, उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के राजनीतिक मुद्दों पर भी बेबाक राय दी है। बजट सत्र को लेकर उन्होंने कहा है कि फिलहाल इस पर कुछ कहना जल्दबाजी होगी और बजट पहले सदन में पेश होगा। राज्य का दर्जा बहाल करने के सवाल पर उन्होंने इसे बड़ी चुनौती बताया है। उमर ने कहा है कि लद्दाख को अलग यूटी बनाकर उसे बर्बाद कर दिया गया और अब वही प्रयोग जम्मू के साथ करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रशासनिक नाकामी छिपाने के लिए नए राज्य बनाने की बात हो रही है। मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया है कि क्या जम्मू को धर्म के आधार पर अलग राज्य बनाया जाएगा। उन्होंने साफ किया है कि उनकी सरकार हर चुनौती के लिए तैयार है। दिल्ली के तुर्कमान गेट स्थित फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने के मैदान के दौरान हुए बवाल को लेकर दर्ज एफआईआर में अहम खुलासे सामने आए हैं। ये एफआईआर चांदनी महल थाना में तैनात कांस्टेबल संदीप के बयान पर दर्ज की गई। बयान के अनुसार कोर्ट के आदेश पर एमसीडी द्वारा अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई होनी थी, जिसकी जानकारी पहले से ही स्थानीय लोगों को दी जा चुकी थी। कांस्टेबल ने बताया है कि वो बड़ी मस्जिद तुर्कमान गेट के पास ड्यूटी पर तैनात था। कार्रवाई पूरी कर कानूनी प्रक्रिया के तहत की जा रही है।
पुलिस और प्रशासन मौके पर मौजूद था। इसके बावजूद स्थिति अचानक तनावपूर्ण हो गई। एफआईआर में साफ कहा गया है कि भीड़ को पहले से कार्रवाई की सूचना थी। कांस्टेबल संदीप के मुताबिक रात करीब 12:40 पर एसएचओ और पुलिस स्टाफ बैरिकेडिंग कर रहे थे। तभी 30 से 35 लोगों की भीड़ नारेबाजी करते हुए बैरिकेड की ओर बढ़ी। एसएचओ ने लाउड हेलर के जरिए बीएनएसएस की धारा 163 लागू होने की जानकारी दी और लोगों से हटने की अपील की। इसके बावजूद भीड़ ने बैरिकेड तोड़ दिया और पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसी दौरान एक व्यक्ति ने कांस्टेबल के हाथ से लाउड हेलर छीनकर तोड़ दिया। पथराव में एसएचओ समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। अतिरिक्त पुलिस बल बुलाकर स्थिति को नियंत्रित किया गया है। कांस्टेबल ने एफआईआर में कहा है कि नामजद आरोपियों को पहचानना है और अन्य आरोपियों को भी सामने आने पर पहचान सकता है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान लंबे समय बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं और फैंस को उनका नया अवतार देखने को मिलेगा। वो वीर दास के निर्देशन में बन रही फिल्म हैप्पी पटेल में एक अलग अंदाज में नजर आएंगे और फिल्म अधूरे हम अधूरे तुम से ओटीटी पर भी लीड रोल में कमबैक करेंगे। इमरान खान ने खुलासा किया है कि वो अब पीआर और प्रचार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं और अपनी जिंदगी और करियर को अपनी शर्तों पर जीना चाहते हैं। इमरान ने बताया है कि पहले उनके पास मैनेजर और पीआर टीम थी, लेकिन उन्होंने महसूस किया है कि इससे उन्हें मजबूरन कुछ काम करना पड़ता था जो वो नहीं करना चाहते थे। अब वो खुद अपने काम को ढूंढना चाहते हैं और केवल क्रिएटिविटी पर ध्यान देंगे। उन्होंने कहा है कि पीआर एक फुल टाइम जॉब है जिसमें हर दिन रणनीतियां बनानी और रिजल्ट का इंतजार करना पड़ता है। ये उनके लिए अब जरूरी नहीं है। आपको बता दें कि अधूरे हम अधूरे तुम में उनके साथ भूमि पेडनेकर और गुरफतेह पीरजादा नजर आएंगी। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म होगी जो ओटीटी पर रिलीज होगी। वहीं हैप्पी पटेल में आमिर खान का कैमियो है और वीर दास प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। फैंस अब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इमरान खान का नया अंदाज और उनका कमबैक कैसा होगा। भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी संधू ने मलेशिया सुपर ओपन 1000 में शानदार आगाज किया है और प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। चोट के बाद पूरी तरह फिट होकर खेल रही 30 साल की संधू ने अपने पहले राउंड में चीनी ताइपे की सुंग शुओ युन को 2 सेट में मात दी है। पहले सेट में उन्होंने 21-14 से एक तरफा जीत दर्ज की, जबकि दूसरे सेट में कड़ी टक्कर के बाद 22-20 से जीत अपने नाम दर्ज की है। यह मुकाबला 51 मिनट तक चला और सिंधु ने अपना करियर रिकॉर्ड और आत्मविश्वास दोनों मजबूत किया। पीवी सिंधु अब अपने अगले राउंड में जापान की वर्ल्ड नंबर 9 खिलाड़ी टोमोको मियाजाकी से भिड़ेंगी। वहीं भारत की महिला डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिला और तनीषा क्रास्टो को पहले राउंड में अमेरिका की जोड़ी से 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने दूसरे सेट में शानदार वापसी की, लेकिन तीसरे सेट में 15-21 से हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। इस तरह भारत की एक और जोड़ी टूर्नामेंट में आगे नहीं बढ़ पाई। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।